बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर वकास अली और आज के इस टॉपिक में हम एलिमेंट्री कैनाल से लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी क्या है, साइज़ क्या है और किस तरह का फंक्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेनली, क्योंकि ये इसका नाम क्या है, लार्ज, तो लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम क्यों रखा गया? बिकॉज इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा लार्ज है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर सरफेस एरिया जो था वो थोड़ा कम था और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, थोड़ा लार्ज होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लार्जर इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या है, एक लॉन्गर ट्यूब होती है, मतलब एक लंबी ट्यूब है जो कि जिसका साइज कितना है 1.5 मीटर, मतलब ये तकरीबन 1.5 मीटर लंबी होती है। और सेकंड वन के इसको डिवाइड किया जाता है, हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, कॉलोन में, रेक्टम में और एनस में। ठीक है, मेनली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है, कॉलोन, रेक्टम और एनस। अब जो कॉलोन है वो आगे जाके मजीद फर्दर डिवीजन में जा रहे हैं और उनमें क्या आ रहा है, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सेगमेंट कॉलोन। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कोलोन, रेक्टम और एनस। अब कोलोन का क्या काम होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो काइम है वो पास होती है, मतलब जब उसमें से डाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो चुकी होती है, तो इलियोसिकल वॉल्व के जरिए जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन्स होते हैं। मेनली वो कोलोन्स क्या करते हैं, वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये सारी एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो रिमेन होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसको जो है वो रेक्टम में जो है वो स्टोर कर देते हैं और एनस के थ्रू वो इजैकुलेट हो जाता है, डिफिकेट हो जाता है। ठीक है, तो कॉलून का ये काम। आप रेक्टम क्या करता है, रेक्टम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है, स्टूलिंग का, पोपिंग का। ठीक है, वो पोप जो है वो थोड़ी देर के लिए रेक्टम में स्टोर हो जाता है और एनस जो है वो एनस के थ्रू रिलीज हो जाता है बॉडी से। ठीक है, तो हम कॉलून को देख लेते हैं। मेनली हमें लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पता चल गए, कॉलून के आगे 4 पार्ट है। Number 1 is ascending, number 2 is transverse, number 3 is descending and number 4 is sigmoid colon। ठीक है, तो ये मेनली 4 कॉलोन है। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, क्योंकि हमें मेनली क्या है, इसका इंट्रोस्ट्रक्चर मिल गया है। इंट्रोस्ट्रक्चर के बाद हमें समझने की जरूरत है डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम में अब हम देख लेते हैं क्या है कि अगर डायग्राम की बात की जाए तो ये क्वेश्चन मार्क तरह का एक लग रहा है। देखिए, हम क्वेश्चन मार्क को भी कुछ इस तरह से लगाते हैं, तो इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है या फिर पेरेंट्स है वो क्या है, एक क्वेश्चन मार्क की तरह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है और इसके अंदर ये जो पोर्शन है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में हमारा ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है। इसे क्या किया होता है, इसने सारी स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरा होता है, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एक फ्रेम प्रोवाइड कर रही होती है, एक फ्रेम जैसा लुक दे रही होती है। ठीक है, तो इसको हमने याद करने के लिए क्या है, इट इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी शेप अपीयरेंस जो है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क की तरह है। अब पार्ट्स में हमारे पास, हमने अभी अभी बात की कि सबसे जो इसका पहला पार्ट है वो है असेंडिंग कॉलून। अब जो असेंडिंग कॉलून है जब वो स्टार्ट होता है तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है सीकम। ये थोड़ा सा यहाँ से वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं सीकम। ठीक है, अब ये सीकम कितना होता है, ये सीकम होता है 6 इंचेस का, 6 इंचेस ट्यूब तक हम इसको सीकम बोल देते हैं असेंडिंग कॉलून में। अब इसको असेंडिंग कॉलून क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो यहाँ पे ये ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग कॉलून बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये क्या पॉइंट है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है, इसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। ये इलियोसिकल वॉल्व क्या करता है, इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काइम वगैरह किसमें धकेल देती है, लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल देती है, और उसके बाद ये वॉल्व क्या काम करता है, सो दैट कि जो चीज आगे ट्रांसफर हो चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन वो दोबारा वापस ना आए। ठीक है, तो ये इलियोसिकल वॉल्व का काम है। अब जो है सीकम का एरिया थोड़ा सा ब्रॉड होता है, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के निस्बत ये एरिया थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अब ये ब्रॉड होने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे आके मटेरियल रुकता है, रुकने से बाद जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए, उसके बाद जो है यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और जो है वो क्या होता है, आगे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब असेंडिंग कॉलून में मेनली क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ताकि जो चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में
अनडाइजेस्टेड रह गई हैं वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो असेंडिंग कोलून का ये काम होता है। सेकंड इसका काम होता है कि ये जो स्टूल होता है ये फॉर्म करता है। यहाँ पे ये इसका काम क्या है, स्टूल फॉर्मेशन का काम करता है। मीन्स अभी मैंने बताया कि इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया। अब जब इसमें से वाटर एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे स्टूल जो है वो थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। तो इसलिए इसका काम क्या है कि ये स्टूल को सॉलिडिफाई भी करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ से ये होता हुआ ट्रांसवर्स कॉलम में चला जाएगा। अब ट्रांसवर्स कॉलम में भी सेम वही काम है, यहाँ पे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आएगा। अब ये इतनी लंबी जो है ट्यूब होने का मकसद क्या था, इतनी लंबी ट्यूब होने का मकसद यही था कि इसमें जो है जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो है स्टूल या पोपिंग बनेगी तो वो कंडीशन में हम ज़्यादा लंबा जब ये डिस्टेंस कवर करेगा तो मतलब कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और मेनली वो स्टूल या पोप जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ओके, अब जो है ये ट्रांसवर्स कॉलम के जरिए जब डिसेंडिंग कॉलम में आएगा उसके बाद ये जाता है सेगमाइड कॉलम में। सेगमाइड कॉलम में क्या होता है, मिनरल्स वगैरह और वाटर एब्जॉर्ब हो चुके थे प्रॉपर्ली। अब अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं तो ये जो पाउच है, हमने जो बात की सीकम का ब्रॉड एरिया था, ठीक है, इसमें उसमें एब्जॉर्प्शन इसके बाद शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर 16% वाटर आया था तो रेक्टम तक पहुंचते पहुंचते वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 5%। ठीक है, मतलब अगर हम परसेंटेज की बात करें, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन में मटेरियल आया था उसमें 16% वो वाटर कैरी किया हुआ था, लेकिन जब तक वो सेगमाइड कॉलम टू रेक्टम पहुंचता है तब तक उसमें 5% वाटर रिमेन रह जाता है, बाकी बॉडी के लिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम जो है इस पार्ट की बात करते हैं, ये है रेक्टम पार्ट, मतलब इसको कुछ इस ट्यूब फॉर्म में कर देते हैं। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है एनएस का पार्ट। ये है आपके लिए रेक्टम का पार्ट, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है एनएस का पार्ट। अब एनएस जो है उसमें स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। एनएस में स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सारी एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे हो रही है, एब्जॉर्प्शन इसलिए हो रही है क्योंकि जितना भी हम लोग प्रीवियस जितने लेक्चर्स कर चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ा, एसोफेगस पढ़ा, स्टमक पढ़ा, हमने उसमें यही बातें की कि ये सारा जो है वो लेयर्स पे मुश्तमिल है। अब वो मेनली 4 लेयर्स जो हैं हमें पता है, वो लेयर्स कौन सी है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर और फिर सिरोजा। ठीक है, ये 4 लेयर्स से मिलकर बना होता है। अब इसकी हम लोगों ने बात की थी कि कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हमने शो करवाई थी लेयर्स की। ठीक है, अब अगर आपने लेयर्स को समझना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो है क्लियरली लेयर्स को समझाया जा चुका है। ठीक है, इसमें मेन हमारा काम था कि हम इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन के एनाटॉमी और फंक्शन को डिटेलिंग में देख सकें। ठीक है, तो इससे मैंने इस लेयर्स की सिर्फ नाम बताया क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है ये भी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर और सिरोजा। ठीक है, अब जो है डाइजेशन यहाँ पे कौन कर रहे हैं, मेनली डाइजेशन में और ब्रेकडाउन में कौन हेल्प कर रहे हैं, हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं विच आर हेल्पफुल। तो उन बैक्टीरियाज के नाम क्या हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एसपी बैक्टीरिया, यू बैक्टीरियम एसपी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और कोलोस्ट्रोडियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये मेनली क्या काम करते हैं, ये ब्रेक डाउन का काम कर रहे होते हैं। जो मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है उसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, उसमें से एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं और जो है बॉडी में स्टोर कर रहे होते हैं फॉर द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जो है मेनली हमारे पास बैक्टीरियाज भी क्लियर हो चुके हैं, लेयर्स भी, और हमने इसके एनाटॉमी डायग्रामेटिकली और इसकी लेंथ और साइज वगैरह को स्टडी कर लिया। अब जो है इनकी वर्किंग को अगर हम एक बार फिर से रिपीट कर लें क्लियरली तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम सीकम की बात करते हैं विच इज अबाउट 6 इंचेस इज लाइक अ पाउच, तो उसका क्या काम होता है, ये होता है बिगनिंग ऑफ द कॉलोन, कॉलोन के बिगनिंग में है, यस इट इज द बिगनिंग ऑफ कॉलोन, और ये क्या है, एक स्मॉल चैनल प्रोवाइड कर रहा है जो कि इलियोसिकल वॉल्व के बाद शुरू हो रहा है। ठीक है, अब जो है ये एक पाउच देता है, वो पाउच तकरीबन कितना होता है, 6 इंच होता है। ये एक रेजरवायर का काम कर रहा होता है, अभी बताया था मैंने आपको कि कुछ टाइम के लिए स्टोरेज का काम कर रहा है, तो मतलब ये रेजरवायर का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब सीकम फुलनेस हो जाती है तो सिग्नलिंग होती है, सिग्नलिंग के बाद मूवमेंट बिगन हो जाती है कि यहाँ से अब मूवमेंट जो है उस मटेरियल की बिगन हो जाएगी
और वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, मतलब आगे मूव करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सीकम। तो सीकम का काम क्या है? सीकम 6 जो है इंचेस पाउच है, 6 और ये क्या काम करता है? इसमें जो है इलियोसिकल वॉल्व के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है लार्ज इंटेस्टाइन में मटेरियल आता है, और उसके बाद सिग्नलिंग, जब ये फिल हो जाता है सिग्नलिंग होती है, और उसके बाद मूवमेंट में स्टार्ट हो जाती है। आगे है हमारे पास कॉलून। कॉलून का काम क्या होता है? अब कॉलून में हमारे पास सबसे पहले असेंडिंग कॉलून। इसमें क्या होता है? फूड अपवर्ड जा रही है, क्योंकि असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो जा रही है। इसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, यानी कि चार्जेस और वाटर जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कॉलून जो है वो क्या करेगा? इस दौरान सीक्रेट करेगा म्यूकस को, सो दैट वो बाइंड कर दे उस चीज को, बाइंड करने के बाद उसको ल्यूब्रिकेट कर दे, सो दैट वो स्मूथली आगे पास हो सके। क्योंकि कोई भी चीज है अगर, क्योंकि वहां पे स्मूथ मसल्स हैं, और स्मूथ मसल्स में से उसको जब पास करवाना है तो उसको ल्यूब्रिकेट करना जरूरी है। जब वो ल्यूब्रिकेट हो जाएगा देन वो इजीली क्या होगा? पास हो जाएगा। तो क्या काम हो गया? कॉलून में असेंडिंग कॉलून ल्यूब्रिकेशन का भी काम कर रहा है, वो सीक्रेट करते हैं म्यूकस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो लेयर से बना हुआ है, तो म्यूकोजा लेयर जो है वो म्यूकस को सीक्रेट करेगी, जो कि बाइंड कर देगा उसको, और फिर ल्यूब्रिकेट होने की वजह से वो स्मूथली पास हो जाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में भी वो इसी तरह से स्ट्रेट में मूव करेगा, थोड़ा सा बेंड आ जाता है। सेकंड में डिसेंडिंग कॉलून, तो डिसेंडिंग में डाउनवर्ड, और फिर सेगमॉइड के जरिए वो रेक्टम में पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है कि जब सेगमाइड कॉलून से रेक्टम में मटेरियल आ चुका होता है, यानी पोपिंग जब आ चुकी होती है, तो क्या होता है यहाँ पे? अब सारे का सारा मटेरियल कौन सा आएगा? यहाँ पे इनडाइजेस्टिबल मटेरियल आ जाएगा, मतलब वो मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। अब वो जब यहाँ पे आ जाएगा तो सिग्नल जाएगा ब्रेन को, और यहाँ पे ट्रिगर होगा कि यस देयर इज अर्ज टू पास आउट, यानी कि डेफिकेट का ट्रिगर हो जाएगा। अब जब वो ट्रिगर होगा तो एनएस क्या हो गया? एनएस के अंदर दो स्फिंक्टर होते हैं, एज ऑलरेडी जो है मैंने इसको बताया। इसमें इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। जो इंटर होता है, यानी कि इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ठीक है, नर्व सिग्नलिंग के थ्रू। ठीक है, और जो आउटर होता है ये कंट्रोलेबल होता है, मतलब कि ये अर्ज को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करने के काबिल होता है। ठीक है, तो ओपन होता है और ये नर्व सिग्नलिंग जाती है, और उसके बाद जो है स्टूल पास आउट हो जाता है। तो मेनली ये था हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का सारी की सारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। इसके बारे में अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आया, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।